दोस्तों नमस्कार। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिल सकता है, आपको बोनस भी मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, उस पर कोई इंक्रीमेंट और हो सकता है बोनस तो मिले ही ना। तभी ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो हमारी जिंदगी भी आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या सरकार में ऐसा होता है? अगर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ा तो हिंदुस्तान के सिस्टम को चलाने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको किस बात का इंक्रीमेंट मिलता है? क्योंकि जो संस्था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है देश को आगे बढ़ाने की, अगर देश आगे नहीं बढ़ा तो सैलरीज क्यों आगे बढ़ रही? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम अगले पे कमीशन की रिकमेंडेशंस का इंतजार कर रहे हैं। क्या पे कमीशन को परफॉर्मेंस से लिंक किया जाएगा या सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और परफॉर्मेंस नाम का कोई पैरामीटर उस इंक्रीमेंट या प्रमोशन में नहीं होगा? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आज तक भारत में क्या हुआ और बाकी देशों में क्या हुआ, इसको समझना भी जरूरी है ताकि देश की तरक्की के कारण और देश को पीछे रखने के कारण दोनों को समझना हमारे लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज की चर्चा का विषय यही है कि क्या सरकारी कर्मचारी जो 5 गुना आम आदमी से तनख्वाह लेते हैं, क्या भारत को उसका फायदा मिला? सवाल इस बात का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं उसके बारे में जरूर चिंतन करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अक्सर आपने सुना होगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, हर व्यक्ति अपने आप को जनता का सेवक बोलता है कि हम तो जनता के सेवक हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन सेवकों को जो जनता सो कॉल्ड मालिक कही जाती है उनसे 5 गुना ज्यादा उनकी आमदनी है। तो अब सवाल इस बात का है कि ये जनता के सेवक हैं या जनता के मालिक हैं। अगर ये जनता के सेवक होते तो शायद जनता इतनी परेशान ना होती, इस देश में तरक्की इतनी स्लो नहीं होती, इस देश में जो समस्याएं हैं उनको काफी हद तक हम कम कर चुके होते। लेकिन क्या भारत में ही ऐसा होता है या दूसरी दुनिया में भी होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। आज हम कंपेयर कर रहे हैं कि भारत में जो सरकारी कर्मचारी है उसको आम आदमी से 5 गुना तनख्वाह मिलती है। बाकी देशों में क्या हाल है, एक बार इस पे नजर डाल लें। अगर हम सिंगापुर की बात करें, करीब वो 1.2%, कनाडा 1.5 गुना, स्वीडन में 1.5 गुना, जर्मनी में 1.5 से 2 गुना, यूके में 1.5 से 2 गुना, आयरलैंड में करीब 2.5 गुना, और कोरिया जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था उसकी सैलरी आज डेवलप्ड नेशन होने के बाद जब वहां पे डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में वो आया है तो वहां पे जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 5 गुना है, क्योंकि उन्होंने उस कंट्री को आगे बढ़ाने में इस तरह से कानून बनाए, सिस्टम बनाया कि वो आज एक ग्लोबल पावर के रूप में आईटी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, बाकी एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज दुनिया में आगे है। और वहां पे उन अधिकारियों को आम जनता के मुकाबले 5 गुना सैलरी मिलती है। भारत कहां पे है आर्थिक स्थिति में, हमारे सामने है। भारत एक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता है क्योंकि वो गरीब है। और उस देश में जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ता है वहां पे सरकारी अधिकारियों की जो एवरेज सैलरी है वो आम आदमी की पर कैपिटा इनकम से 5 गुना ज्यादा है। तो ये इंसेंटिव या मोटिवेशन किस बात का? देश को पीछे रखने का, गरीब रखने का, या देश को आगे बढ़ाने का? ये आप मेरे को अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें या इनकम की बात करें तो करीब 2.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज आदमी कमाता है हिंदुस्तान में, एवरेज, इससे बहुत कम भी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एंट्री लेवल की सैलरी है वो करीब 6 लाख रुपए के आसपास। जो बी और सी एम्प्लॉयज है वो 10 से 15 लाख के आसपास है। जो सीनियर ऑफिसर्स है उनको 15 से 35 लाख के आसपास सैलरी मिलती है इस देश को चलाने के लिए।
अब इस इतना जो हाई रेशियो है उसका कारण क्या है? ये बात सही है कि 150 करोड़ का आबादी है और बहुत सारे लोग गरीब हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देना पड़ेगा, आप वहां समझ सकते हैं गरीबी कितने बुरे हाल में होगी। इसीलिए हमारे यहाँ लो पर कैपिटा इनकम है। स्मॉल फॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मॉल फॉर्मल सेक्टर इसलिए है क्योंकि रेगुलर इनकम या सिस्टम्स की जगह नहीं है। कारण, आज एक किसान गरीब क्यों है, जरा आप इसके बारे में सोचिए। हिंदुस्तान का किसान जितनी मेहनत करके खेती करके खाना उत्पादन करता है, वो किसके लिए करता है? गरीब किसान पूरी मेहनत करता है गरीब कंज्यूमर के लिए। जो कंज्यूमर है वो भी गरीब है, जिसमें से 80% तो फ्री राशन खाते हैं। जब कंज्यूमर के पास ही पैसा नहीं होगा तो वो किसान को कैसे देगा? तो हिंदुस्तान की ट्रेजेडी ये है कि गरीब मजदूर, गरीब किसान, गरीब कंज्यूमर के लिए काम करता है। इसीलिए वो विशियस साइकिल हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भारत में परपेचुअल एक हिसाब से गरीबी बनी हुई है। लेकिन इस गरीबी को तोड़ने का जिन लोगों के पास जिम्मेवारी है, उनकी सैलरी 5 गुना बढ़ चुकी है। ये हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स आर हाईली एजुकेटेड जॉब्स, क्योंकि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने हैं। तो पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हो, क्योंकि एजुकेशन लेवल ज्यादा है इसलिए सैलरी ज्यादा है। क्या एजुकेशन वैल्यू एडिशन में रिफ्लेक्ट होती है? ये कोई पैमाना हिंदुस्तान में नहीं है। आप एजुकेटेड हो, लेकिन अगर आप करप्ट हो, इनएफिशिएंट हो, इनकॉम्पिटेंट हो, आपको काम नहीं आता, सिर्फ आपके पास डिग्री है, फिर भी आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आपके पास एक डिग्री है। तो हिंदुस्तान में कर्म की वैल्यू नहीं है, स्टेटस की वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू है। ये भी बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा जो सैलरी तय करते हैं, ये वही लोग हैं जो उससे लाभान्वित होते हैं। लीगल भाषा में इसको बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पे कमीशन कौन मैनेज करता है या उसके मेंबर कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जिनको उनसे लाभ मिलता है। तो अपने फायदे के लिए ही वो कमेटी बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं। ये एक विचित्र स्थिति है, लेकिन इसको हमने कभी चैलेंज नहीं किया कि सेल्फ गवर्नेंस का जो रूल है और सेल्फ बेनिफिट, क्या वो उचित है? क्योंकि सक्सेसिव पे कमीशन हैज इंक्रीज सैलरीज, पेंशन, डीए, एचआरए, जॉब सिक्योरिटी, व्हाइल इनकम इन मच अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स वर नॉट केप्ट विद पेस। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी सैलरी तो बढ़ाई, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पैरामीटर डिफाइन नहीं किए। देश की जो इनकम बढ़ रही है या नहीं, आपने अपनी सैलरी देश की तरक्की के साथ लिंक नहीं करी। तो ये डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। अगर इसका हम ये कहें कि साहब इसका पॉजिटिव असर क्या है, बात सही है कि साहब सरकार में सैकड़ों लोग रात दिन मेहनत करके यूपीएससी में जाते हैं क्योंकि टैलेंट चाहिए, और वास्तव में मुश्किल परीक्षा, ऐसा नहीं है कि आसान है। तो टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए ये जरूरी है। रिड्यूसेस हेल्प रिड्यूस करप्शन प्रेशर, क्या ऐसा होता है? अगर आप किसी अधिकारी की सैलरी डबल कर दो तो क्या वो भ्रष्ट से ईमानदार हो जाएगा? सोचने वाली बात। अगर सीनियर आईएएस ऑफिसर करप्शन में लिप्त हैं तो उनकी सैलरी तो 30-35 लाख रुपए, उनकी तो सैलरी कम नहीं है। आम आदमी की 2.5 लाख, उसकी 15 गुना उससे ज्यादा है, उसके बाद भी वो करप्ट क्यों है? तो सैलरी और करप्शन का लॉजिक नहीं है, ये बात भी क्लियर है। क्रिएटिंग ए स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली। अब मिडिल क्लास को स्टेबल करना क्यों जरूरी है? अगर पूरे देश की तरक्की होती तो मिडिल क्लास तो कई करोड़ में पहुंच जाता। सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही क्यों मिडिल क्लास में होते? इसका मतलब यह है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो मिडिल क्लास है और जो आम जनता है वो लोअर क्लास है। ये बात इस डेफिनेशन से क्लियर होती है। एंड सपोर्ट कंजम्पशन इन अर्बन इकोनॉमीज। अब सवाल इस बात का है कि सरकारी कर्मचारी कितने हैं? मान लीजिए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। 150 करोड़ की आबादी और इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए क्या सरकारी कर्मचारी एनफ है? काफी है देश की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, या पूरे देश की तरक्की होगी तो इकोनॉमी सस्टेन होगी? ये अपने आप में जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है ये इलॉजिकल है। अब सवाल इस बात का है
कि नेगेटिव क्या आ रहा है, जनता इस मुद्दे को लेकर इतनी खफा क्यों होती है? क्योंकि इनकम गैप बढ़ रहा है कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, देश में समस्याएं हैं, करप्शन बढ़ रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम है। आप अपनी ध्यान रखे जा रहे हो, अपनी सैलरी बढ़ाए जा रहे हो, हमारा क्या? इसको लेकर कहीं कोई विचार नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिकम्स अ प्रिविलेज क्लास रिलेटिव टू द एवरेज टैक्स पेयर। ये बात सही है, सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से। पॉलिटिकल प्रेशर फॉर हायर पे एंड पेंशंस कैन स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंस। अब हर साल आप कहते हो नहीं महंगाई भत्ता बढ़ाओ। भाई महंगाई क्यों बढ़ी? क्योंकि आप ही की पॉलिसीज काम नहीं कर रही थी, जो पॉलिसीज आपने बनाई वो फेल हुई, इसके कारण महंगाई बढ़ी। आपकी पॉलिसीज फेल हुई, जनता परेशान हुई क्योंकि महंगाई बढ़ी। उसी महंगाई का बहाना लेकर आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हो, ये कह के कि महंगाई बढ़ गई इसलिए हमारी सैलरी बढ़ाओ। वो महंगाई बढ़ाने वाली पॉलिसीज किसने बनाई थी? आप ही ने तो बनाई थी। तो इसका मतलब यह है कि आप जितनी खराब पॉलिसी बनाओगे, जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्या ये लॉजिक नहीं दिखता आपको कि काम करो ही मत, महंगाई बढ़ने दो ताकि हमारे भत्ते, हमारी इंक्रीमेंट ज्यादा हो? क्या ये लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है? और उसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनसेशन में ग्रो फास्टर देन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। किसी डिपार्टमेंट के पास हमने आज तक ये नहीं देखा कि आपके डिपार्टमेंट का आउटपुट इस महीने क्या रहा, कितने नए इन्वेस्टमेंट्स आए, कितने अरब डॉलर भारत में आए, इसका कोई डिपार्टमेंट मंथली चार्ट निकालता है? उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां पे पिछले महीने और इस महीने क्या सुधार हुआ, इसका पैरामीटर जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता? किस बात को लेकर हम चिंतित हैं कि जनता को ना बताया जाए? ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इस बात को ये बोलते हैं कि साहब जो मेड इन इंडियन वर्कर है, अगर उससे सरकारी एम्प्लॉय की हम बात करें तो सैलरी करीब 5 से 10 गुना है। उदाहरण के लिए आप एक सरकारी स्कूल में जाइए, वहां टीचर की सैलरी लीजिए, और एक प्राइवेट स्कूल में जाके टीचर की सैलरी पता करिए। एक सरकारी बाबू की सैलरी पता करिए और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले क्लर्क की सैलरी पता करिए। ये सारे कंपैरिजन आपके सामने है क्योंकि आप समाज का हिस्सा हो। ये चीजें आपको उजागर करनी चाहिए सोशल मीडिया पे कि मेरे यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है या सरकारी ड्राइवर है, जो भी सरकारी है, उसका कंपैरिजन ओपन मार्केट में क्या रेट है। आपको ये पता लग जाएगा कि फर्क क्यों है और कितना है। अब सवाल इस बात का है कि इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। चलिए हम सरकार और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एवरेज इंडियन अर्न्स टू लिटिल रिलेटिव टू द प्रोटेक्टेड फॉर्मल सेक्टर, ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द लॉन्ग टर्म पॉलिसी चैलेंज इज नॉट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सैलरी। हम नहीं कह रहे कि आप सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें कम करो, लेकिन हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन द प्राइवेट सेक्टर शुड गो अप, और जो उसमें व्यवधान डालने के लिए सरकारी कानून है उनको हटाया जाए और उन डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल बनाया जाए कि जब उनके सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। क्या सरकारी अधिकारियों की सैलरी अपने अपने सेक्टर के साथ लिंक कर देनी चाहिए कि जिस सेक्टर की ग्रोथ जितनी होगी उस मंत्रालय के अधिकारियों को उतनी ही इंक्रीमेंट मिलेगी? अगर हम ऐसा कर दें तो आपको नहीं लगता रिफॉर्म्स बहुत तेजी से होंगी? सोच के देखिएगा और जो आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई वैल्यू सर्विसेज। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर पूरी स्थिति में? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक एंगल और देखना पड़ेगा। द स्टेट हैज क्रिएटेड ए इंसुलेटेड फॉर्मल इकोनॉमी। स्टेट मतलब हमने अपने आप को एक्चुअल जो इकोनॉमी है उससे इंसुलेट कर लिया। देश आगे जाए पीछे जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी सैलरी, हमारे पेंशन, हमारे पर्क्स, ये सब प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। ये हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। दूसरा, हमने जो गवर्नमेंट मॉडल बनाया, जो हमारे डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, इनपुट बेस्ड गवर्नेंस रादर देन आउटकम बेस्ड गवर्नेंस। हमने पैसे दे दिए जी, उसका क्या हुआ, जनता को फायदा हुआ नहीं हुआ, उसकी लूट मच गई, करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, क्वालिटी खराब थी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बजट में इतना एलोकेशन था, हमने इतना पैसा खर्च दिया, मतलब हमारी परफॉर्मेंस हो गई। आउटकम हमारी जिम्मेवारी नहीं। तो जब तक आप रिजल्ट पे फोकस नहीं करोगे,
सिर्फ इनपुट डालते जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। आज हम किसानों को क्या समझा रहे हैं? ज्यादा खाद मत डालो, ज्यादा पानी मत डालो, ज्यादा यूरिया मत डालो। प्रधानमंत्री जी इनपुट को मैनेज करने के लिए गाइडेंस देते हैं, लेकिन सरकार में इनपुट ज्यादा और आउटपुट नहीं आ रही, इसके ऊपर गाइडेंस क्यों नहीं? ये ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा कि जिस सेक्टर के आप मंत्रालय हो उस सेक्टर में जितनी ग्रोथ होगी हम उतना ही आपको सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपके स्टाफ को इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर वहां पे ग्रोथ नहीं है तो आपकी सैलरी में कोई महंगाई भत्ता या कोई इंक्रीमेंट इंसेंटिव नहीं होगा। देखिए अपने आप काम होता है या नहीं, ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय को करनी चाहिए। वीक अकाउंटेबिलिटी रिलेटिव टू कंपनसेशन, सैलरी बढ़ गई, परफॉर्मेंस पैरामीटर ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि फाइलें पड़ी रहती हैं, क्या टाइमलाइन फिक्स है? पब्लिक सर्विस इंप्रूव हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, करप्शन कम हुई, क्या ये कोई पैरामीटर है जब आप सैलरी इंक्रीज करते हो या 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन की हम बात कर रहे हैं? स्थिति यह है दोस्तों कि हमने परफॉर्मेंस के पैरामीटर रखे ही नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपके पास बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसीलिए एक्सेसिव कंपटीशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। इसीलिए समाज में लोग क्या बोलते हैं, एक बार सरकारी नौकरी लग गई उसके बाद तो लाइफ लॉन्ग काम करें या ना करें, नौकरी पक्की, तनख्वाह पक्की, मजे से रहेंगे। यही कारण है कि जब 10 पोस्ट निकलती हैं तो 1 लाख आदमी अप्लाई करता है, क्योंकि वो मानसिकता है कि बिना काम करे बगैर अकाउंटेबिलिटी के बेनिफिट मिलेगा, तो पूरी दुनिया भीड़ लगा के पीछे खड़ी हो जाती है। अगर यहीं पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए तो आपको पता लगेगा कि एजुकेशन लेवल भी सुधर जाएगा, डिपार्टमेंट्स के बाहर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी और सरकारी नौकरी का अट्रैक्शन और आकर्षण भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब जवाबदेही तय हो जाएगी और यही हमारे सामने हो रहा है। अगर हम बात करें, गवर्नेंस इज फोकस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग फ्रीबीज रादर देन वेल्थ क्रिएशन और अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। पैसा बांट दिया, फ्री में बांट दिया, राशन बांट दिया, फर्टिलाइजर बांट दिया, पानी की सब्सिडी बांट दी, बिजली की सब्सिडी बांट दी। बांटने का हम काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें दिमाग नहीं चाहिए। बांटने में आपको कोई दिमाग नहीं चाहिए, कमाने में दिमाग लगता है, क्योंकि बांटना तो आपको जेब से है नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, जितना मर्जी बांटो। लेकिन जब कमाना पड़ता है तो काबिलियत सामने आती है। और हमारे सिस्टम में गवर्नेंस का फोकस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ क्रिएशन या इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जिस डिपार्टमेंट ने जितना वेल्थ क्रिएट किया या जितना इन्वेस्टमेंट लाए उसका इंसेंटिव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हैं, अगर मान लीजिए आप जितना इन्वेस्टमेंट लाते हैं, सरकार कहे कि 1% हम बोनस देंगे। उदाहरण के लिए आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आइए नया, 1 करोड़ रुपए आप जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है उसमें बांट दीजिए, कोई इतराज नहीं है, क्योंकि 99 करोड़ तो देश में इन्वेस्टमेंट आए। 1000 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट आता है, आप 1% बांट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। होने दीजिए अमीर सरकारी अधिकारियों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देश भी आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चाहे तो इस तरह के क्राइटेरिया बनाए। अगर आप 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आते हो जमीन पे, सिर्फ कागजी साइन नहीं, जिस दिन वहां फैक्ट्री लग जाए, इनॉग्रेट हो जाए, वो फैक्ट्री चल जाए, 1 साल उसका आउटपुट आ जाए, 2 साल तो उसकी परफॉर्मेंस देखो, जब आपको समझ में आता है कि हाँ अब ये डिपार्टमेंट काम करने लगा है, ये फैक्ट्री काम करने लगी है, उस समय जो उसका प्रॉफिट होता है उसका आप 1% लेके आप उस कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दीजिए, कोई एतराज नहीं, किसी को एतराज नहीं हो, क्योंकि सबकी मेहनत से वो डेवलपमेंट हुई है। तो मुझे लगता है इस पे हमें फोकस करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आता है इस पूरी प्रोसेस से? गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिक्योरिटी इज वेरी हाई, प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर में सिक्योरिटी इज वेरी लो, इनफॉर्मल वर्कर सिक्योरिटी इज लो, फार्मर्स इनकम स्टेबिलिटी इज लो, जुडिशियल रिड्रेसल इज वेरी लो एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज आर हाई। तो सिर्फ सरकारी अधिकारी और सरकार के द्वारा मैनेज किए गया रेगुलेटरी सिस्टम, ये 2 ही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सबकी हालत खराब, क्योंकि यही ये सिस्टम कॉम्प्लिकेट करते हैं ताकि करप्शन का मौका और मिले। सैलरी प्लस करप्शन, यहां मिलती है जॉब एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी से सैलरी, और जब आप कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिस्टम बनाते हो तो यहां से एडिशनल इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ करप्शन। तो ये हमारे सामने आज स्थिति है। अब सवाल इस बात का है
कि गवर्नेंस क्वेश्चन क्या है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। आर सिटीजन्स रिसीविंग सर्विसेज एंड आउटकम कमेंसुरेट टू द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जितना टैक्स पेयर, जनता सरकार पे खर्चा करती है, क्या जनता को उसका रिटर्न मिल रहा है? क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब को एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रहा है। इफ नॉट, देन गैप बिटवीन सिम्टम ऑफ गवर्नेंस इनएफिशिएंसी। सवाल इस बात का है कि अगर उतना रिटर्न नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत काम किया? कितना पैसा सरकार ने खर्चा और क्या रिटर्न निकला, कितनी इनकम बढ़ी, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अगर हम पे कमीशन लाते हैं विदाउट परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन तो भारत कभी विकसित नहीं हो पाएगा। आप कभी भी हाई परफॉर्मेंस कंट्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी जिनकी है वो कानून ही नहीं सुधारेंगे, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनको फर्क नहीं पड़ता तो वो क्यों सुधार करेंगे? नीचे चाहे कंपनियां फैक्ट्री लगा के बैठ ही रहे, उनकी एप्लीकेशन पे 2-2 महीने तक अगर डिसीजन नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर परेशान होता है, रोजगार उसको देना है वो नहीं दे पा रहा है, फैक्ट्री चलानी है नहीं चला पा रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? जिसने पैसा लगाया है। किसका नुकसान नहीं हो रहा है? जिसको तनख्वाह मिल रही है। तो यहां पे जब तक स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा या लिंकेज नहीं होगा, तब तक सवाल इस बात का है कि हु विल पे द प्राइस एंड हु इज गेनिंग द मनी, हु विल पे द प्राइस एंड हु विल टेक होम द गेन्स विदाउट परफॉर्मिंग। सवाल ये है। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग कौन है? जनता के सेवक हैं या जनता के मालिक हैं? क्यों हम तो हमेशा बोलते रहे कि जब जनता के सेवक हैं, लेकिन सेवा तो जनता की हो नहीं रही और तनख्वाह 5 गुना है, तो फिर ये सेवक हुए या मालिक? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए। ये चर्चा जरूरी है देश हित में। अगर भारत को विकसित बनाना है तो हर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल बनाना होगा, क्योंकि विकसित भारत में सब कुछ चाहिए। कपड़ा भी चाहिए, एग्रीकल्चर भी चाहिए, रेलवे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जहां जितनी तरक्की हो उतना सरकारी कर्मचारी को इंसेंटिव मिले, इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन देश में तरक्की ना हो और इंसेंटिव उससे ज्यादा हो तो क्या ये इंसाफ है? ये बड़ा सवाल है। जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।